नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। DST कॉलेज प्रिया। अनु के जाते ही अपनी उंगली से अपने नकली आंसू को उंगली पर लिया और स्टाइल से उसे उछाल दिया और बोली, अब निहिरा, तुम मेरी छलकियों से कैसे बचोगी? एक कार पार्किंग में आकर रुकी। उसमें से निहिरा अपने एक हाथ में बैग लिए बाहर निकली और अपनी चमचमाती नजरों से उस कॉलेज को देखने लगी। तभी एक आवाज आई, माय लॉर्ड। निहिरा ये सुनकर पलट कर देखती है तो मिनी खड़ी थी, जो इस कॉलेज में एक नॉर्मल गर्ल मिनी माथुर के नाम से आई थी। निहिरा उसे देखकर बोली, मिनी, आप हमें निहिरा कह सकती हो और हम दोस्त हैं। मिनी ये सुनकर बोली, ठीक है तो आप भी मुझे तुम कहो, आप बहुत अजीब लगता है। उसकी बात सुनकर निहिरा बोली, ओके तो तुम मुझे तुम कहो। मिनी ने हाँ में सर हिला दिया। भी निहिरा उसे देखकर बोली, अंदर चले। मिनी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, जल्दी चलो वरना कॉलेज के पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। वो दोनों कॉलेज को देखते हुए बातें करते हुए अंदर बढ़ रही थी। निहिरा उसे देखकर बोली, चलिए पहले देख लेते हैं BBA के कोर्स की क्लास किस तरफ और कितनी बजे लगती है। निहिरा और मिनी दोनों BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रही थी। निहिरा बिजनेस में अपने डैड की हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि उसे याद है पहले उसकी नासमझी का सबने बहुत फायदा उठाया था, लेकिन इस बार वो किसी को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। वहीं मिनी को भी इंसानी जिंदगी जीने के लिए कुछ करना ही था, तो उसे ये कोर्स बेस्ट लगा, इसलिए उसने भी साथ ही एडमिशन ले लिया। निहिरा और मिनी बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी, इसलिए निहिरा का ध्यान सामने से आ रही एक लड़की पर नहीं गया और वो उससे टकरा गई, जिस पर वो जल्दी से बोली, सॉरी, हमारा ध्यान सामने नहीं था। उससे गलती हुई तो उसने मान ली थी। निहिरा की बात सुनकर सामने से आवाज आई, कोई बात नहीं। वो लड़की अपना और निहिरा का नीचे गिरा हुआ बैग उठाते हुए बोली थी। निहिरा उस लड़की को ध्यान से देखने लगी, क्योंकि उसने पिछले जन्म में उसे देखा था। इस लड़की का नाम नव्या त्रिवेदी था, जो कि अच्छी फैमिली से आती है। उसे पिछले जन्म में किसी आवारा लड़के के चक्कर में पड़ गई थी और वो सिर्फ इसकी मासूमियत का फायदा उठा रहा था। फिर उसे जलील किया था, उसकी वीडियो को गलत तरीके से पेश कर उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था और वो मर गई थी। निहिरा ने फैसला कर लिया था कि वो इसे मरने नहीं देगी और बुरे लोगों से बचाएगी। आखिर वो भी उसकी तरह मासूम थी, लेकिन गलत लोगों की नजरों में पड़ गई थी। नव्या भी निहिरा को देखकर बोली, हम भी सॉरी बोलते हैं। उसने एक स्माइल पास कर दी। निहिरा अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, कोई बात नहीं, अब सॉरी सॉरी छोड़ो। क्या आप हमें बता सकती हो ये बी ए की क्लास की तरफ लगती है? नव्या ने सर हिलाकर बोली, नहीं, हमें नहीं पता। दरअसल हमारा भी पहला दिन है, इसलिए हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये कॉलेज इतना बड़ा है तो समझ नहीं आ रहा कहां जाए। वो भी सेम कोर्स में थी। मिनी ये सुनकर बोली, ओह, आज हमारा भी पहला दिन है। निहिरा ये सुनकर बोली, ओके, हम तीनों साथ में ढूंढते हैं। फिर नव्या की तरह हाथ बढ़ाकर बोली, अब हम एक कॉलेज में हैं, एक कोर्स में है, यहां हमें अपने 3 साल बिताने हैं, तो फ्रेंड। नव्या ये सुनकर अपना हाथ उसके हाथ से मिलाते हुए बोली, फ्रेंड। निहिरा ये सुनकर खुश हो गई और बोली, हमारा नाम निहिरा राजवंश है। मिनी ये सुनकर अपना हाथ आगे बढ़ाती हुई बोली, और हम हैं मिनी माथुर। नव्या ने उससे भी हाथ मिला लिया और बोली, हमारा नाम है नव्या त्रिवेदी। निहिरा ये सुनकर बोली, ओके, आज से हम तीनों फ्रेंड्स। अब चलो क्लास ढूंढते हैं, वरना आज पहले ही दिन हम तीनों फ्रेंड क्लास के बाहर खड़ी होगी। ये सुनकर मिनी और नव्या के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर तीनों ने वहां से जा रहे एक स्टूडेंट से क्लास के बारे में पूछा, तो उसने वहां कॉरिडोर में लगे बोर्ड के बारे में बताया, जहां पर उन्हें क्लास की सारी डिटेल मिल जाएगी। ये सुनकर तीनों उस तरफ चली गई। निहिरा उस बोर्ड पर क्लास की डिटेल पढ़कर बोली, गर्ल्स, हमारी क्लास तो 1 घंटे लेट शुरू होंगी, अब क्या करें? नव्या ये सुनकर बोली, चलो तब तक हम कॉलेज को देख लेते हैं। मिनी ये सुनकर बोली, तो चलो फिर। तीनों वापस कॉरिडोर से कॉलेज को देखने के लिए जाने लगी। तभी एक लड़के की आवाज आई, ओए 3 गर्ल्स, इधर आओ। उन तीनों के बढ़ते कदम रुक गए। उन तीनों ने उधर देखा, जहां से वो लड़का उन्हें इधर आने को बोल रहा था। वो तीनों ने कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखा।
मिनी ये सुनकर बोली, क्या ये हमें बुला रहे हैं? नव्या ये सुनकर बोली, पता नहीं, मैं तो इन्हें नहीं जानती। मिनी ये सुनकर बोली, हम दोनों भी नहीं जानते। निहिरा इन दोनों की बातों को इग्नोर कर निहिरा तो उस शख्स को गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि ये वो ही शख्स जीवन शाह था जिसकी वजह से नव्या ने और उसके जैसी कई लड़कियों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन कुछ बच गई थी तो कुछ मर गई थी ऊपर से। ये वो शख्स भी है जो प्रिया का दोस्त था और उस पर भी गंदी नजर रखता था, लेकिन पिछले जन्म वो खुद प्रिया की चमची थी, इसीलिए बची हुई थी, लेकिन कब का वो भी इन मासूम लड़कियों की तरह शिकार हो जाती। निहिरा ने फैसला कर लिया था कि इस शख्स को तो सबक सिखा कर रहेगी। जीवन का ग्रुप उन तीनों को खुद की तरफ ना आता देखकर उस ग्रुप की एक लड़की गुस्से से बोली, ओए सुना नहीं क्या, इधर आओ। वही ये सुन। मिनी धीरे से बोली, लगता है लोग हमारी रैगिंग करेंगे। नव्या भी डरते हुए बोली, मुझे रैगिंग से बहुत डर लगता है। निहिरा उन दोनों की बात सुनकर बोली, अगर इस कॉलेज में रहना है तो इनका सामना करना पड़ेगा, अब चलो। उसकी बात सुनकर वो तीनों उस तरफ बढ़ गई। जीवन और उसका ग्रुप उन तीनों को आते देखकर शातिर तरीके से मुस्कुराया। वही वो तीनों उनके सामने आकर खड़ी हो गई। निहिरा भोलेपन से बोली, आपने हम तीनों को क्यों बुलाया? जीवन और उसके ग्रुप के दो लड़के अपनी आंखों में गलत इरादे लिए ऊपर से नीचे तक उन तीनों को घूर रहे थे। आखिर वो तीनों ही खूबसूरत थी। वही उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को गुस्से से घूरने की जगह उन तीनों लड़कियों को ही घूर रही थी। जीवन हंसते हुए बोला, हमने तुम्हें बस इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया है, आखिर हम तुम्हारे सीनियर हैं, आखिर यहाँ 3 साल तुम्हें हमारे साथ रहना है, तो सोचा जान पहचान बढ़ा ली जाए। वहीं उसके ये बोलने से उन 2 लड़कियां और 2 लड़कों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निहिरा उसकी बात सुनकर भोलेपन से बोली, हेलो सर, माय सेल्फ निहिरा राजवंश, और ये हमारी दोस्त मिनी माथुर और नव्या त्रिवेदी फ्रॉम बी ए कोर्स आपू। जीवन ये सुनकर बोला, चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब तुम हमें कुछ कर बताओ जिससे हम एंटरटेन हो सके। नव्या ये सुनकर डरते हुए बोली, क्या क्या करना होगा? एक लड़का हंसते हुए बोला, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस हमारे सामने नाच कर दिखाना होगा। नव्या उसकी बात सुनकर डर गई। वहीं निहिरा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, देखिए सर, इसे नाचने को मत बोलिए वरना आप डर जाओगे। ये सुनकर जीवन के ग्रुप की एक लड़की बोली, क्यों डर जाएंगे? नव्या खुद भी यही जानना चाहती थी। निहिरा थोड़ी उनकी तरह खड़ी हो गई और झूठी कहानी जानते हुए बोली, अरे सर, मैम आपको नहीं पता, एक दिन ना स्कूल में डांस कंपटीशन था। नव्या ने ना कथक में भाग लिया था, इसीलिए वो उसकी प्रैक्टिस स्कूल में बने एक पीपल के पेड़ के नीचे कर रही थी। फिर क्या वहां के एक भूत को ये पसंद आ गई थी और वो इसके पीछे पड़ गया। इसलिए जब जब नव्या डांस करती है वो भूत नव्या के पास आ जाता है और जो भी उसका डांस देखता है उसे मार देता है, क्योंकि उसका कहना है कि नव्या का डांस देखने का हक सिर्फ उसका है, किसी और का नहीं, और हम नहीं चाहते कि आप सब डरो और कॉलेज में हंगामा हो। जीवन ये सुनकर बोला, बकवास बंद करो, ऐसा थोड़ी होता है। दूसरा लड़का जो उसके ग्रुप का था वो बोला, हाँ, बेवकूफ समझ रखा है कि अगर तुम ये बोलोगी तो हम डरकर इससे डांस नहीं करवाएंगे। तीसरा लड़का बोला, हाँ, हम किसी से नहीं डरते। लड़की ये सुनकर गुस्से से बोली, और अपनी जुबान को लगाम दो। दूसरी लड़की बोली, हाँ, डांस तो इसे करना पड़ेगा। निहिरा ये सुनकर भोलेपन से बोली, देखिए, हमारा काम आपको बताना था, अगर अब भी इसका डांस देखना है तो करवा लीजिए। फिर नव्या की तरफ घूमकर बोली, नव्या आप डांस करो। नव्या ये सुनकर आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगी, जिस पर निहिरा बोली, कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। नव्या को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। उसने हाँ में सर हिला दिया जैसे ही वो डांस करने लगी। जीवन ये सुनकर हंसते हुए बोला, देखो, ये लड़की झूठ बोल रही थी। उसके सभी दोस्तों ने हाँ में सर हिलाया। वही कॉलेज के कुछ स्टूडेंट रुक रुक कर ये देख रहे थे, तो कुछ दूर खड़े होकर, क्योंकि वो इनकी नजरों में नहीं आना चाहते थे। वही निहिरा उन सबको खुश होते देखकर मिनी को इशारा किया। वही मिनी ने अपने जादू से वहां एक तेज गर्म हवा का झोंका लाए, जिसे देखकर निहिरा डरने का नाटक करते हुए बोली, देखो देखो, नव्या का भूत फ्रेंड आ गया। वहीं अचानक इस हवा के तेज गर्म झोंके से जीवन और उसका ग्रुप डर गया। लड़की बोली, रुको,
तुम्हें डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ये बोलते ही हवा का झोंका चला गया। वही ये देखकर एक बार सब डर गए, लेकिन उन्हें यकीन हो गया कि नव्या में कुछ गड़बड़ जरूर है। वही निहिरा उनके चेहरे को देखकर मन ही मन हंस रही थी। वही मिनी और नव्या भी उनके रिएक्शन देखकर मन ही मन हंस रही थी। जीवन ये सुनकर अब मिनी की तरफ देखकर बोला, अब तू गाना गा। वही ये सुनकर मिनी आगे आई और तेज तेज आवाज में बेसुरा गाने लगी, तू ही यार बुलेया, मुर्शिद मेरा, हाफिज तेरा। उसकी आवाज इतनी तेज और बेसुरी थी कि सबने कान पर हाथ रख लिया। वही जीवन बोला, बस बस रुक जा। मिनी ये सुनकर भोलेपन से बोली, कैसा लगा मेरा गाना? लड़की ये सुनकर हल्के गुस्से से बोली, अब कभी मत गाना। मिनी कुछ बोलने को हुई, लेकिन जीवन अब निहिरा की तरफ देखकर बोला, अब तुम ना जो भी इस गेट से कोई भी आएगा, तुम उसे जाकर एक थप्पड़ मारोगी। निहिरा ये सुनकर भोलेपन से बोली, लेकिन हम कैसे किसी को मार सकते हैं? जीवन ये सुनकर शातिरपन से बोला, ठीक है, अगर किसी को थप्पड़ नहीं मारना तो यहां मौजूद किसी भी लड़के को किस्सा करोगी, वो भी लिप्स पर। बस यही सुनने की देर थी। निहिरा को आद्विक के साथ हुई अपनी किस्सा याद आ गई, लेकिन उसकी बात पर गुस्सा भी आया कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन तभी कुछ सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखा, जो 9:25 हो रहे थे। ये देख वो उनकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, हम किसी को थप्पड़ ही मार देंगे। ये सुनकर जीवन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो निहिरा को छूना चाहता था, लेकिन निहिरा ने ये बोलकर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया था। वही यहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद प्रिया और अनु ये सब देखकर हंस रही थी। अनु हंसते हुए प्रिया से बोली, देखो प्रिया, इस लड़की ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिना था ना। अब देखो जीवन और उसकी गैंग इस लड़की को कैसा सबक सिखाएंगे। प्रिया मासूमियत से यह सुनकर बोली, अनु ये मत करो, आखिर सौतेली ही सही, वो मेरी बहन है। अनु ये सुनकर बोली, सौतेले भाई बहन कभी सगे नहीं होते, और वैसे भी ये तो नाजायज है, तुम इसे छोड़ो और तमाशा देखो। प्रिया मासूमियत से बोली, लेकिन अगर डैड को पता चल गए तो ये निहिरा उन्हें मेरे बारे में गलत गलत बता देगी, और फिर वो जान पूछकर उसे और भड़का रही थी। वहीं अनु ये सुनकर बोली, प्रिया घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, हर्ष भाई तुम्हारे साथ है ना। जी हां, ये अनु और कोई नहीं बल्कि हर्ष की कजन सिस्टर थी। वहीं प्रिया हर्ष का नाम सुनकर शर्माने का नाटक करती है, जिसे देखकर अनु बोलती है, अब डरो मत, इस पिद्दी सी गांव की गवार को तो हम संभाल लेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भाई तो है ही ना। प्रिया ने हां में सर हिला दिया और सामने देखने लगी। आखिर मजा उसे बहुत आ रहा था। निहिरा को खड़े देखकर जीवन के गैंग की एक लड़की बोली, अब जल्दी जाओ ना। निहिरा ये सुनकर उसे देखकर धीमे कदमों से गेट की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सामने से आते शख्स को देखकर वहां मौजूद स्टूडेंट डरकर इधर उधर हो गए। वहीं जीवन की गैंग और प्रिया अनु जो तमाशे का इंतजार कर रहे थे, वो सब भी डर गए। वहीं मिनी और नव्या ये सब कंफ्यूजन से देख रहे थे, लेकिन आगे बढ़ती निहिरा के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई थी। निहिरा आगे बढ़ी और उस शख्स के सामने जाकर खड़ी हो गई। वही वो शख्स ऐसे किसी के सामने आने से पहले तो गुस्से से घूरता है, लेकिन जब वो निहिरा थी उसे पहचानने के बाद वो नर्म आवाज में बोलता है, क्या हुआ? वही निहिरा जो उसके डांट खाने के इंतजार में थी, क्योंकि वो एक कम उम्र का स्ट्रीक सर था, लेकिन उससे तमीज से बात की जो उसे समझ नहीं आया, लेकिन उसे अभी खुद का काम निकलवाना था। इसीलिए निहिरा ये सुनकर भोलेपन से बोली, वो सर, हम आपको थप्पड़ मार दें। जी हां, उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उस कॉलेज के एक स्ट्रीक प्रोफेसर आकाश अग्निहोत्री खड़े थे, जिनकी उम्र यही कोई 26-27 के आसपास होगी। निहिरा इन्हें जानती थी। इन सर पर किसी के अमीर गरीब से फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सब स्टूडेंट बराबर थे। इन्हें रेगिंग से सख्त नफरत थी, और पिछले जन्म में निहिरा की उलटी हरकतों की वजह से वो इन सर की नजरों में भी गिर गई थी। इसलिए उसे पनिश करने में सबसे आगे यही रहते थे। इस बार वो उनकी नजरों में अच्छी बनना चाहती थी, या ये कह सकते हैं वो अपने दुश्मनों से बचने या उन्हें परेशान करने में उनका फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों इन सर को कोई भी इस कॉलेज से नहीं निकाल सकता था। इसलिए उसने उन्हें चुना था, और घड़ी भी उसने इसलिए ही देखी थी क्योंकि सर फिक्स 9:30 बजे
इस कॉलेज में एंटर करते थे। आकाश सर उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से से बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने प्रोफेसर को थप्पड़ मारने का कहता हुए? उस पर ज्यादा गुस्सा करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। निहिरा उन्हें देखकर भोलेपन से बोली, हम नहीं मारना चाहते, वो तो हम कॉलेज में आज हमारा पहला दिन है, इसलिए हमें कहा है कि अगर कॉलेज में अच्छे से रहना है तो उनकी बात मानकर इस गेट से जो भी पहले आएंगे उसे थप्पड़ मारना है। अगर ये नहीं किया तो वो इतने साल हमें चैन से नहीं रहने देंगे। ऊपर से उन्होंने कहा है कि उन्हें इस कॉलेज से कोई भी नहीं निकाल सकता, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। निहिरा ने सच और थोड़ी बातें ऐड कर उन्हें बता दी थी। आकाश सर ये सुनकर मन में बोली, आखिर किसकी हिम्मत हो गई जो उस राक्षस की गर्लफ्रेंड की रेगिंग कर रहे हैं। चल बेटा कर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन, वरना वो राक्षस तुझे सजा देगा। ये बोलकर वो निहिरा को देखकर फिर सख्त आवाज में बोलते हैं, किसने तुम्हारी रेगिंग की? निहिरा पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, वो उस ग्रुप ने। ये सुनकर सर ने उधर नजर की जहां पर जीवन और उसका ग्रुप खड़ा था, वो उस तरफ बढ़ गया। वही अनु और प्रिया जो निहिरा की इंसल्ट देखना चाहती थीं, लेकिन आकाश सर को जीवन के ग्रुप की तरफ बढ़ते देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वही आकाश को खुद की तरफ आता देखकर वो पांचों डर गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि आकाश अग्निहोत्री एक प्रोफेसर के साथ एक बिजनेसमैन भी है। उसे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, ऊपर से वो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। आकाश उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई? कॉलेज में रेगिंग करने की लगता है, यहां के रूल भूल गए हो। इस बात पर तुम सब पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा या हमेशा के लिए कॉलेज से बाहर निकालना होगा। जीवन ये सुनकर बोला, एम सॉरी सर, हम तो बस नए स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। आकाश ये सुनकर बोला, ओह, इंट्रोडक्शन ले रहे थे उससे किस्सा मांगकर, उसे किसी को थप्पड़ मारने का ऑर्डर देकर। गुस्से से आगे बोला, आकाश अग्निहोत्री को बेवकूफ बनाने की सोचना भी मत। निहिरा जो मजे से ये सब देख रही थी, जैसे ही उसने आकाश अग्निहोत्री सुना वो बुदबुदाई। अग्निहोत्री मतलब मिस्टर बॉयफ्रेंड के फ्रेंड। हाँ, उसने न्यूज में कई बार आद्विक सिंह ठाकुर के साथ नाम सुना था, इसलिए वो पहचान गई थी और थोड़ी चौंकी भी थी, क्योंकि उसे ना तो पिछले जन्म में और ना ही इस जन्म में पता था कि आकाश सर ही आकाश अग्निहोत्री है, क्योंकि वो पहले इन बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। आकाश की बात सुनकर वो सब डर गए और जीवन बोला, नहीं सर, आप हमें पेनिशमेंट मत दीजिए, हम आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। उसके बाकी सब दोस्त भी हाँ में सर हिलाने लगे, क्योंकि उन सबको अभी कॉलेज में रहना था। वो निहिरा और उसकी फ्रेंड से बात भो बदला ले सकते थे। निहिरा उनकी शक्ल देखकर उनके दिल का हाल बता देती थी, और वो इतनी आसानी से उन्हें खत्म नहीं करना चाहती थी जितना स्टूडेंट इनकी वजह से परेशान हुए थे। उन्हें तकलीफ हुई थी, उससे ज्यादा तकलीफ वो इन्हें देना चाहती थी, इसीलिए वो भोलेपन से बोली, सर प्लीज इन्हें यहां से मत निकालिए। वहीं निहिरा के मुंह से ये सुनकर सब चौंके कि ये लड़की क्या बोल रही है, लेकिन निहिरा की सोच उनसे अलग थी। जीवन और उसका ग्रुप खुश हुआ कि निहिरा ने ये बात खुद बोल दी थी, लेकिन अनु उसकी बात सुनकर हल्के गुस्से से बोली, ये लड़की कितनी चालबाज है, इसने आकाश सर को भी खुद की तरफ कर लिया। आखिर अपनी मां पर जो गई है, दूसरे मर्दों को कैसे रिझाना है अच्छे से पता होगा। उसके आंखों पर प्रिया ने गलत फहमी और झूठ की इतनी बड़ी पट्टी बांधी थी कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहती थी। प्रिया ये सुनकर मन ही मन खुश हुई और भोलेपन का नाटक करते हुए बोली, नहीं अनु ऐसा मत कहो, वो मेरी फैमिली है। अनु उससे बोली, नहीं प्रिया, तुम मासूम हो, तुम इसकी चालाकियां नहीं समझोगी, लेकिन मैं सब समझती हूं। ये लड़की आज तो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। ये बोलकर वो वहां से चली गई, क्योंकि पहली बार उसका प्लेन फेल हुआ था। प्रिया यहां से जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अभी उसे अनु की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो उसके पीछे चली गई। आकाश सर निहिरा की तरफ देखने लगे। उन्हें भी नहीं समझ आया था कि निहिरा एंडी ऐसा क्यों बोला, लेकिन उसे उसकी बात माननी ही थी, इसलिए वो बोले, ठीक है। लेकिन फिर जीवन और उसके ग्रुप को देखकर गुस्से से बोला, ये लास्ट वार्निंग है, अगर फिर कभी तुम लोगों को किसी भी स्टूडेंट की रेगिंग करते देखा तो इस कॉलेज से निकाल दिए जाओगे, और यहां से जाने के बाद कहीं नहीं,
जगह पर एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ये नंबर 1 कॉलेज था। यहां से निकाले जाना मतलब उस बंदे का करियर खत्म, उसे कभी दोबारा मौका नहीं मिलता था। आकाश सर की धमकी सुनकर जीवन के ग्रुप ने हां में सर हिला दिया, जिसे देखकर आकाश सर तेज आवाज में बोले, अब अगर तमाशा देखना और करना हो गया हो तो अपनी अपनी क्लास में जाओ। ये सुनकर सब स्टूडेंट वहां से चले गए। वहीं निहिरा ये देखकर आकाश सर से बोली, थैंक यू सर। नव्या भी बोली, थैंक यू सर, आपने हमारी फ्रेंड की रैगिंग होने से बचाई। वही आकाश की नजर उन तीनों पर गई। निहिरा को तो वो देख नहीं सकता, आखिर उसके दोस्त की अमानत थी। और मिनी, वो तो शांति से खड़ी थी, लेकिन उसकी नजर नव्या पर एक पल के लिए थम गई थी, क्योंकि उसके चेहरे की मासूमियत उसे बहुत पसंद आई थी। वो खुद भी हैरान था कि वो क्यों इतनी छोटी लड़की को देख रहा है। वहीं नव्या उसे खुद की तरफ देखकर डर से नजरें झुका लेती है, जिससे आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जल्द ही वो छिपा भी लेता है। उसका खुद का एक अलग ऑरा था। निहिरा ये नोटिस कर कंफ्यूज हो गई, लेकिन नव्या और मिनी से बोली, चलो क्लास का वक्त हो रहा, चलते हैं। उसकी बात सुनकर नव्या और मिनी दोनों निहिरा के साथ चली गई। आकाश जाती हुई नव्या को देख रहा था। वहीं नव्या को खुद पर नजरें महसूस हो रही थी। वो समझ भी गई थी कि ये कौन है, लेकिन उसे क्यों देख रहे हैं ये उसकी समझ से परे था। लेकिन ना जाने उसे क्या हुआ, उसने उसे पलट कर देखा तो आकाश ने उसे आंख मार दी, जिससे नव्या का मुंह हैरानी से खुल गया। उसने जल्दी से नजरें हटा लीं। वहीं उसकी हरकत से आकाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फिर से आ गई और वो भी चला गया। निहिरा, नव्या और मिनी तीनों क्लास में चले गए। उन्हें आगे की एक सीट खाली दिखी और एक सीट पर एक स्टूडेंट बैठी थी। ये देखकर मिनी और नव्या उस खाली बेंच पर बैठ गई। वहीं निहिरा उस लड़की के पास बैठने लगी, लेकिन उसे बैठने ही नहीं दिया। वहीं मिनी और नव्या तो इन हरकत से कंफ्यूज थे, लेकिन निहिरा को पिछले जन्म की बातें याद थीं कि कैसे प्रिया ने यहां उसके बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। लेकिन वो अभी उसका भांडा नहीं फोड़ना चाहती थी। वो उसके लिए कुछ बड़ा सोच रही थी, जिससे वो एक बार में ही खत्म हो जाए। वैसे भी वो छोटे छोटे ड्रामों से ज्यादा एक ही बड़ा ड्रामा करना चाहती थी। निहिरा को बैठते न देखकर नव्या और मिनी खड़े होने लगे, जिसे देखकर निहिरा ने ना में सर हिला दिया और खुद लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। वहीं तभी प्रोफेसर आए और उन सबको अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा, जिस पर हर एक स्टूडेंट इंट्रोडक्शन देने लगे। आखिर में निहिरा की बारी आई। वो खड़ी हुई तो प्रोफेसर उसे घूरते हुए रुड वॉइस में बोले, बैठ जाओ, तुम्हारे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सब पता है, तुम एक नाजायज हो। यह सुनकर सारी क्लास निहिरा पर हंसने लगी। वहीं निहिरा की गुस्से से मुट्ठी कस गई। वो भी उसी तरह से बोली, ओह रियली सर, आपको पता है कि हम नाजायज हैं, लेकिन कैसे? क्या आप उस समय मौजूद थे? सर ये सुनकर गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? निहिरा ये सुनकर अपना बेग उठाते हुए बोली, जो जैसा करता है निहिरा नितारा हर्षद राजवंश उसे सूद समेत चुकाती है, और रही बाकी की कसर हमारे पेरेंट्स पूरी कर देंगे, और आपको और इस कॉलेज को भी बता देंगे कि हम नाजायज हैं या जायज, क्योंकि उनसे बेहतर ये बात कोई नहीं जानता होगा। ये बोलकर वो गुस्से से क्लास से निकल गई। वही एक बार के लिए तो उसकी हरकत से सर भी डर गए थे। वही बाकी स्टूडेंट हैरान थे कि क्या सच में निहिरा ने जो कहे वो सच है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आखिर बेचारी मासूम प्रिया ने उसे ये सारी बात बताई थी, तो ये लड़की ही झूठ बोल रही होंगी। आखिर वो प्रिया को इतने वक्त से जानते हैं और निहिरा को बिल्कुल भी नहीं। वही निहिरा से अब ये गंदी बातें और ये गलत शब्द सुना ही नहीं जा रहा था, इसलिए उसने गुस्से में ये सब बताने का फैसला कर लिया था। आखिर प्रिया को उसकी औकात दिखानी जरूरी थी। वही एक स्टूडेंट ने ये सारी बातें जाकर प्रिया को बता दी थी। वही प्रिया ये सुनकर डर गई और जल्दी से निहिरा की तरफ चली गई, ताकि निहिरा को अपनी बातों में फंसा सके। प्रिया ने निहिरा को देखा जो फोन में कुछ कर रही थी। ये देखकर वो जल्दी से उसका फोन खींच लेती है, जिससे निहिरा उसे देखकर बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? प्रिया को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन वो गुस्से से कंट्रोल करते हुए बोली, तुम यहां जो भी हुआ हर्षद अंकल को मत बताओ। निहिरा ये सुनकर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें कैसे पता? प्रिया ये सुनकर हड़बड़ा गई, लेकिन जल्द ही संभल कर बोली,
वो मुझे एक स्टूडेंट ने बताया, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। निहिरा ये सुनकर बोली, और मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वहां अभी अभी आई। अनु ये सुनकर बोली, इतना घमंड किस बात का है? तुम्हें प्रिया को तुम्हारी इतनी फिक्र है और तुम उससे रुडली बात कर रही हो? निहिरा ये सुनकर बोली, ओ प्लीज, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और मुझे किसी से कैसे बात करनी है? तुम बताने वाली होती कौन हो थी? प्रिया ये सुनकर बोली, निहिरा, तुम्हें अनु से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो मेरी फ्रेंड है, उसे मेरी फिक्र है। निहिरा ये सुनकर बोली, तो तुम्हारी फिक्र करे, मुझे कुछ ना बोले। प्रिया ये सुनकर बोली, मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही हूं। अगर तुम डैड को ये बताओगी तो वो परेशान हो जाएंगे। अभी यहां अनु भी मौजूद। निहिरा की ये सुनकर बोहें सिकुड़ गई। वो उसे घूरते हुए बोली, वो तुम्हारे नहीं, सिर्फ निहिरा राजवंश के डेड़ा है। अनु ये सुनकर गुस्से से बोली, वो तुम जैसी नाजायज के नहीं बल्कि प्रिया के डेढ़ है। तुम्हें शर्म नहीं आती उससे उसका हक छीनते हुए? निहिरा ये सुनकर बोली, ओह, ये तो अभी थोड़ी देर में यहां आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि कौन नाजायज है और कौन जायज। ये बोलकर उसने प्रिया से फोन को कोसा और कॉल करने लगी। प्रिया ये देखकर डरते हुए बोली, निहिरा, तुम ऐसे नहीं कर सकती। ये सुनकर निहिरा अन्नू की तरफ देखकर कटाक्ष में बोली, अब देखो, मैं तो खुद की प्रूफ करने को रेडी हूं, लेकिन तुम्हारी दोस्त ही नहीं चाह रही है। प्रिया ये सुनकर बोली, नहीं निहिरा, वो परेशान हो जाएंगे। वो बस कैसे भी नहीं चाहती थी कि वो यहां मौजूद हो। अनु ये सुनकर बोली, नहीं प्रिया, तुम टेंशन मत लो, आज तो इस लड़की को इसकी औकात दिखाकर रहेंगे। फिर निहिरा को देखकर गुस्से से बोली, लगाओ कॉल, मैं भी तो देखूं तुम सच को कैसे झूठ में बदलती हो। प्रिया उसे रोकने लगी, लेकिन रोक ही नहीं पाई। वहीं निहिरा को यह देखकर मजा आ गया था। वो पहले तो कोई बवाल इतनी जल्दी नहीं चाहती, लेकिन बार बार खुद की परवरिश पर उठने वाले गंदे सवाल से उसका दिमाग घूम गया था। वो इस मैटर को यही खत्म करना चाहती थी और प्रिया को नजरों में गिराना चाहती थी, जैसे उसने उसे गिराया था। निहिरा ने हर्षद जी को कॉल किया और एक ही रिंग में उसका कॉल पिक हो गया था। सामने से हर्षद जी की आवाज आई, प्रिंसेस क्या हुआ, सब ठीक है? निहिरा ये सुनकर बोली, डेढ़ा 1 मिनट। ये बोलकर उसने नितारा जी को कॉल किया तो सामने से नितारा जी की आवाज आई, प्रिंसेस आप ठीक हो? निहिरा ने उस कॉल को कनेक्टेड कर दिया। तभी नितारा जी की आवाज आई, प्रिंसेस आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हर्षद जी उनकी आवाज से चौंके और बोले, नितारा। नितारा जी भी चौंकी और बोली, हर्ष आप? निहिरा ये सुनकर बोली, मम्मा, डेडा आई नीड यू, आप दोनों अभी इसी वक्त कॉलेज आ जाइए। ये बोलकर उसने उनकी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया और स्विच ऑफ कर दिया। हर्षद जी और नितारा जी दोनों परेशान हो गए कि आखिर उनकी प्रिंसेस को क्या हुआ है वहां, जो उन दोनों को इतनी जल्दी बुलाया है। वो दोनों अपने ऑफिस से जल्दी से निहिरा के कॉलेज के लिए निकल गए। वहीं निहिरा का ध्यान रखने वाले गार्ड को अभी इसी वक्त उसके पास जाने को कहा था। निहिरा फोन रखने के बाद तेज आवाज में बोली, हेलो स्टूडेंट, रुको रुको। सब लोग रुक गए और उसे देखने लगे, जिसे देखकर निहिरा तेज आवाज में फिर से बोली, अरे आप सब लोगों को नहीं जानना क्या कि हम जायज हैं कि नाजायज? फिर सबको देखती हुई बोली, अरे अभी हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, उनसे ही हम आप लोगों के सामने पूछ लेंगे कि हम जायज है कि नाजायज, ताकि हमारी बारे में फैलाई गई अफवाह झूठी साबित हो सकी। वही इतनी भीड़ की वजह से वहां पर सब प्रोफेसर और टीचर भी इकट्ठा हो गए थे। वो लोग कुछ बोलते इससे पहले ही निहिरा को गार्ड ने कवर कर लिया। उन गार्ड के पास बड़ी बड़ी बंदूकें थीं, जिसे देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई वो कुछ बोल सके। वही प्रिया ये सब देखकर डर रही थी, क्योंकि उसका भांडा जो फूटने वाले था, उसने डर के मारे मिताली जी को ये सारी सिचुएशन बता दी। वही वो भी ये देखकर गुस्सा हुई, लेकिन उसे बचाने के लिए जल्दी से यहां आ गई। डीडीएसटी कॉलेज एक साथ 10 कारों का काफिला आकर रुका। उसमें से पहले गार्ड बाहर आए, फिर उनमें से एक ने गेट खोला तो उसमें से हर्षद जी और दूसरी कार से नितारा जी बाहर निकले। उन दोनों की नजरें जब कॉलेज पर गई, जहां पर इस वक्त लगभग सभी स्टूडेंट, टीचर और प्रिंसिपल मौजूद थे। ये देखकर उन्होंने उस भीड़ में निहिरा को देखा, जो दूर लड़कियों के बीच खड़ी थी। निहिरा की नजर भी उन दोनों पर गई, जिससे उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि एक लड़की के लिए
खुद के बारे में गलत सुनने में बहुत हिम्मत लगती है। ऐसे ही निहिरा ने सबको जवाब तो दे दिया था, लेकिन अपने माता पिता को देखकर इमोशनल हो गई थी। हर्षद जी और नितारा जी तेज कदमों से सबको इग्नोर कर कर उसकी तरफ बढ़े। वहीं निहिरा ने ये देखकर उन्हें कसकर गले लगा लिया, जिससे हर्षद जी परेशानी से बोले, प्रिंसेस क्या हुआ बच्चा? नितारा जी उसका सर सहलाते हुए बोली, बेटू मम्मा डेढ़ा को बताओ क्या हुआ है। प्रिया ये सुनकर डर रही थी क्योंकि अब वो फंसने वाली थी। निहिरा अपने मम्मा डेढ़ा की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, क्या हम नाजायज हैं? उसकी बात सुनकर हर्षद जी हल्के गुस्से से उसे खुद से दूर कर बोले, प्रिंसेस ये क्या बकवास कर रही हो? उन्हें गुस्सा आया था क्योंकि वो उनके प्यार की निशानी थी। उसने अपने लिए इतना गंदा शब्द यूज किया था। नितारा जी ये सुनकर सुन रह गई थी। हर्षद जी की आवाज से होश में आई। उन्होंने निहिरा के गालों पर हाथ रखा और बोली, प्रिंसेस आप ये क्या बोल रही ही? आपको पता भी है आप खुद के वजूद पर सवाल उठा रही हो, साथ साथ अपने मम्मा डेढ़ा के पवित्र रिश्ते पर भी। निहिरा ये सुनकर मायूसी से बोली, हम नहीं उठा रहे हैं, यहाँ सब हमें नाजायज बोल रहे हैं कि आपने मिताली आंटी से डेढ़ा को छिना है और हमने प्रिया दी से उनके डेढ़ को छिना है। हमें नहीं आ रहा समझ। वो उनके गले लग गई। वही हर्षद जी और नितारा जी को बेहतासा गुस्सा आया। किसकी इतनी हिम्मत हुई उनके प्यार की निशानी और उनके रिश्ते पर सवाल उठाने की? हर्षद जी गुस्से से सर्द आवाज में बोले, प्रिंसेस आपको किसने ये सब कहा? निहिरा ये सुनकर उन्हें देखकर बोली, वो पहले हम जब क्लास में गए तो सर ने सबका इंट्रोडक्शन लिया और हमारी बारी आई तो बोला कि हम नाजायज हैं, इसलिए उन्हें हमारे बारे में नहीं जानना। उसने उदास चेहरा बना लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उस सर की बैंड बजने की बहुत खुशी हो रही थी। हर्षद जी ये सुनकर गुस्से से बोले, किसने कहा ये सब? निहिरा ने अपनी उंगली उठाकर सर की तरफ इशारा कर दिया। वही ये देखकर सर हड़बड़ा गए। वहीं प्रिया को खुद भी डर लग रहा था कि अब उसका नंबर है। हर्षद जी गुस्से से सर की तरफ मारने के लिए बढ़े। वो सर डरने लगा। हर्षद जी ने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसके मुंह पर ही मुक्के मारने लगे। वहीं उनका ऑरा ऐसा था कि किसी के बीच में बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। उनका ऐसा रूप निहिरा पहली बार ही देख रही थी। उसे हमेशा से मारपीट से डर लगता था, क्योंकि उसने कभी की ही नहीं थी, लेकिन कर भी सकती थी। इस वजह से उसने नितारा जी पर अपनी पकड़ कस दी, जिसे देखकर नितारा जी बोली, हर्षद रुक जाइए, प्रिंसेस डर रही है। हर्षद जी ने नितारा जी से सुना कि उनके इस रूप से उनकी प्रिंसेस निहिरा डर रही है, तो उन्होंने उस सर को छोड़ दिया। उसकी इतने कम वक्त में हालत पतली हो गई थी। हर्षद जी ने उसे मारकर बेहोश ही कर दिया था। उन्होंने गार्ड से कहा, लेकर जाओ इसे और इसे, इसकी औकात बताओ कि मेरे प्यार की निशानी को गलत शब्द बोलने की हिम्मत कैसे हुई। गार्ड ये सुनकर उस सर को उठाकर लेकर चले गए। वही अनु जो ये सब देख रही थी, उसे खुद के पैसों का बहुत घमंड था। वो खुद को ही बहुत अमीर समझती थी। वो एक बार फिर टांग अड़ाती हुई बोली, इसमें सर ने क्या गलत कहा जो आप उन्हें सजा दे रहे हो? उसकी बात सुनकर हर्षद जी और नितारा जी ने दोनों को उसे गुस्से से देखा था। वहीं निहिरा उसे बीच में बोलते देखकर हल्की सी शातिर मुस्कान दी और बोली, अब ये टांग अड़ाऊ छिपकली भी गई। उसने जल्द ही शातिरपन से चेहरे पर मायूसी ले आई। वहीं प्रिया की डर से हालत खराब हो रही थी। आय हर्षद ये सुनकर गुस्से से बोला, तुम होती कौन हो बोलने वाली? अनु गुस्से से बोली, अनु रस्तोगी हूँ, मैं और प्रिया की दोस्त। एक तो आपने प्रिया की मोम मिताली आंटी को धोखा देकर उनके पिट पीछे इनसे नितारा जी की तरफ इशारा कर कर बोली, शादी कर ली और तो और इस निहिरा को पैदा किया और घर लेकर आ गए। इन दोनों ने मिलकर मिताली आंटी और प्रिया के सारे हक छीन लिए और सर ने सच ही तो कहा कि ये निहिरा नाज। चाटक की आवाज आई। अनु का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वहीं नितारा जी उसके सामने खड़ी थी। उन्होंने ही इतनी बकवास बातें सुनकर उसे थप्पड़ मार दिया था। निहिरा ये सब देख रही थी। उसे बड़ा मजा आ रहा था, खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर सकती थी, इसलिए उदासी का मुखौटा पहने खड़ी थी। वही सारे स्टूडेंट ये सब तमाशा देख रहे थे। नितारा जी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलाफ गलत लफ्ज इस्तेमाल करने की? अनु को भी गुस्सा आया। वो बोली, गलत क्या कहा, शी तो कहा मैंने। हर्षद जी को बहुत गुस्सा आया,
लेकिन नितारा जी ने उन्हें रोक दिया और अनु से बोली, ये सब तुम्हें जरूर प्रिया ने बताया होगा, है ना? अनु ये सुनकर बोली, हाँ, मेरी दोस्त है, अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर करती है। नितारा जी ये सुनकर हल्के गुस्से से इधर उधर नजरें घुमाती है तो उनकी नजर प्रिया पर गई जो खड़ी थी। ये देखकर वो गुस्से से बोली, आगे आओ। प्रिया उसकी बात सुनकर डर गई, क्योंकि नितारा जी जब गुस्से में होती थी वो किसी की नहीं सुनती थी। प्रिया डर से अपनी जगह से हिली तक नहीं। तभी अनु बोली, प्रिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, आगे आओ। प्रिया का मन किया कि वो इस अनु को जान से मार दे। आखिर आज इसी की वजह से उसकी पोल खुल गई थी। वही हर्षद जी गुस्से से बोले, आगे आओ। प्रिया डरते हुए आगे आई। इसी के साथ चटाक करती की आवाज आई। अब की बार ये थप्पड़ नितारा जी ने प्रिया को मारा था। वो गुस्से से बोली, मैंने और हर्षद ने तुम्हें और तुम्हारी माँ को घर में जगह दी और तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा और हर्षद का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की। फिर भी हमने तरस खाकर तुम्हें घर में रखा और तुमने मेरी बेटी को ही नाजायज कहा, जो मेरी और हर्षद की शादी की हमारे प्यार की निशानी थी। नाजायज निहिरा नहीं, बल्कि तुम हो, जिसे अपने बाप का पता तक नहीं है। निहिरा ये सुनकर मन में बोली, अब गिरा बॉम्ब। सब स्टूडेंट शॉक में थे कि ये नितारा जी ने क्या कहा। वहीं अनु तो सुन हो गई थी। वही नितारा जी उसे देखकर गुस्से से बोली, ये है तुम्हारी इस दोस्त की असलियत, समझी? ये मेरा घर तोड़कर अपनी माँ का घर बसाना चाहती थी, लेकिन फिर भी हमने इसे घर में रखा। उसकी सारी महंगी महंगी जरूरतें पूरी की। जो वो तुम सबके सामने पैसे उड़ाती थी, वो सब मेरी बेटी निहिरा नितारा हर्षद राजवंश का हक था। प्रिया की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे सबकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थीं, जिससे नजरें उठाने की भी उसकी हिम्मत न थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वही ये सब देखकर निहिरा मन में बोली, ऐसे ही तुमने कभी मुझे भी जलील किया था। आज ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मिताली जो अभी अभी वहां आई थी, प्रिया को ऐसे रोते देखकर समझ गई कि सारी पोल खुल गई है। वहीं उन्हें देखकर नितारा जी गुस्से से बोली, मिताली, बोहरा, मैंने पहले भी कहा था कि अपनी बेटी को कंट्रोल रखो, इसकी वजह से मेरी बेटी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुमने नहीं सुनी। मिताली अनजान बनते हुए भोला चेहरा बनाकर बोली, लेकिन हुआ क्या है और तुम प्रिया को क्यों डांट रही हो? क्या हुआ है? हर्षद जी गुस्से से बोले, आज तुम्हारी बेटी ने हर हद पार कर दी है। मिताली जी भोलेपन से बोली, लेकिन हुआ क्या है? हर्षद जी, हुआ क्या है? आओ बताइए तो सही। नितारा जी ये सुनकर कटाक्ष में उसे देखकर तंज कसते हुए सब बता देती है, जिसे सुनकर मिताली जी बोलती है, नहीं मेरी प्रिया, ऐसी ओछी हरकत नहीं सचती, जरूर सबको गलतफहमी हुई होंगी। हर्षद जी, आपने तो उसे बड़े होते हुए देखा है, वो कितनी समझदार और मासूम है, प्लीज यकीन कीजिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अनु को घूरते हुए बोली, जरूर सब इस लड़की ने किया होगा, इसने ही मेरी प्रिया को फंसाया होगा। वही प्रिया को देखकर बोली, बोलो प्रिया, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अनु तो खुद का नाम आता देखकर शॉक हो गई। वहीं निहिरा उसे देखने लगी। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि अनु इतनी भी सीधी हो थी, जो उसे अभी मिल रहा था उसकी गलती की सजा ही थी। प्रिया को लगा कि वो सारा इल्जाम अनु पर डालकर बच सकती है, इसलिए वो मासूमियत से बोली, हाँ माँ, मैंने बस अनु को थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उसने सबका गलत मतलब निकालकर उसे सबके सामने ऐसे प्रिंटेड किया, और मैं निहिरा के साथ गलत क्यों करूंगी? मैं तो उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। यही अनु थी जो बार बार निहिरा का गलत चाहती थी। साच्ची मैंने कुछ नहीं किया। वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी ताकि सब उस पर यकीन कर ले। वही अनु को इस प्रिया पर इतना गुस्सा आया कि उसने जो भी किया प्रिया की दोस्ती की वजह से किया, और यही लड़की उस पर इल्जाम लगा रही है। नितारा जी ये सुनकर अनु और तंज कसते हुए बोली, इस लड़की के लिए तुमने मेरी पर उंगली उठाई थी और ये लड़की तुम्हें फंसा रही है। अनु की नजरें झुक गईं, क्योंकि चाहे वो घमंडी जिद्दी हो, लेकिन वो कभी गलत का साथ नहीं देती थी। लेकिन आज उसने प्रिया की झूठी बातें, मासूमियत के जाल में फंसकर इतना गलत कर दिया था। वही नितारा जी ये सुनकर बोली, ये दोनों वो नागिन हैं जो जिस घर में खाती है छेद भी उसी में करती है। हर्षद जी को देखकर गुस्से से बोली,
ये लड़की और इसकी माँ मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इनकी वजह से मेरी बच्ची को कुछ हो। प्रिया और मिताली ये सुनकर हैरान हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो राजवंश विला को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। प्रिया ये सुनकर जल्दी से बोली, आंटी प्लीज, मैं माफी मांगती हूं, मेरा निहिरा को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। नितारा जी ये सुनकर गुस्से से बोली, मुझसे बेहतर तुम्हारा इंटेंशन कोई नहीं जान सकता, समझी? और तुम्हारा इंटेंस हो या नहीं, लेकिन मेरी बेटी को हर्ट कर दिया है तुमने, और मैं नहीं चाहती कि वो फिर से हर्ट हो। मिताली जी ये सुनकर बोली, नितारा तुम ये नहीं कर सकती, तुमने बचपन में प्रिया को पाला है, निहिरा तो तुम्हारे पास अभी आई है। नितारा जज ये सुनकर बोली, पता नहीं था कि एक जहरीली नागिन की सपोली को पाल रही हूं, जो आगे चलकर मेरा ही घर तोड़ना चाहेगी। अगर पता होता तो कभी अपने घर में आश्रय नहीं देती, लेकिन अपनी गलती सुधारना नितारा राजवंश को बहुत अच्छे से आता है। मिताली जी या प्रिया कुछ बोलती, उससे पहले ही हर्षद जी गुस्से से सर्द आवाज में बोले, बस बहुत हुआ, बहुत हो गया तमाशा। ये घर नहीं, कॉलेज है, यहां सब लोग देख रहे हैं, अब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। और प्रिया और मिताली को देखकर गुस्से से बोले, राजवंश विला से अपना जो भी सामान है आज ले जाना। मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों की हरकतों की वजह से मेरी बीवी या बेटी को तकलीफ हो। ये बोलकर वो नितारा जी और निहिरा जी का हाथ पकड़कर चले गए। वही प्रिया और मिताली जी तो ये सुनकर सुन हो गई थीं, क्योंकि राजवंश विला से निकालना उनकी लग्जीरियस जिंदगी का खत्म होना और सोसाइटी में उनका शो ऑफ भी खत्म हो जाता, और तो और वो किसी से मदद भी नहीं ले सकते। वही बिना जी खुद अभी बाहर गई हुई तो उनसे तो मदद का सवाल उठता ही नहीं था। सब स्टूडेंट जो तमाशा देख रहे थे वो घिन भरी नजरों से उन दोनों माँ बेटी को देखने लगे। वहीं अनु ने प्रिया को एक थप्पड़ मारा और गुस्से से बोली, तुम जैसी लड़की कुछ भी डिजर्व नहीं करती, अगर दोबारा मेरे पास भी आई या दिखी तो जान से मार दूंगी। वो गुस्से से चली गई क्योंकि उसका दिमाग काफी खराब हो गया था। प्रिया अपने गाल और हाथ रखे बस नफरत से जाती हुई निहिरा की पिट देख रही थी। वो मन ही मन नफरत से बोली, आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई, मुझे थप्पड़ पड़े, इसका हिसाब तो मैं तुमसे केकर रहूंगी। प्रिया इतनी बेशर्म थी कि वो अपनी गलतियां निहिरा के मत्थे मढ़ रही थीं। मिताली जी को इस समय सबसे ज्यादा नितारा पर गुस्सा आ रहा था कि उसने आज उन्हें कितना गलत कहां ऊपर से घर से निकाल दिया। वहीं एक तरफ प्रिया पर भी गुस्सा आ रहा था कि इस बेवकूफी की वजह से ही नितारा ने ये सब किया। प्रिंसिपल ये सब तमाशा देखकर बोले, अब जाओ, यहां से बहुत हो गया तमाशा। वही स्टूडेंट उनकी बात सुनकर अपने अपने काम जाने लगे। वहीं मिनी और नव्या भी घर चली गई थी, क्योंकि निहिरा के बिना उन्हें मजा आना नहीं था। वहीं आकाश, जो खुद भी ये सब तमाशा देख रहा था, वो सांस छोड़ते हुए बोला, आहा, अभी तो निहिरा के पेरेंट्स ने इनका बस यही हाल किया है, लेकिन जब आद्विक को पता चलेगा, पता नहीं वो इनके साथ क्या करेगा। लेकिन जो भी कहो, देखने में मजा आएगा। फिर हर्षद जी और नितारा जी का निहिरा की फिक्र, प्यार में जो रूप सामने आया था उसे याद कर कर बोला, क्या होगा जब हर्षद राजवंश और नितारा राजवंश के सामने और आद्विक और निहिरा के रिश्ते का सच आएगा तो पता नहीं क्या बवाल होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हर्षद राजवंश और आद्विक सिंह ठाकुर में लड़ाई को लेकर लड़ाई होंगी तो कौन जीतेगा, ये देखने में मजा आएगा। वैसे बात तो आकाश की सही है, क्योंकि हर्षद जी और आद्विक दोनों निहिरा के लिए पॉजिटिव तो बहुत है। खैर क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। आकाश भी वहां से चला गया। वही प्रिया और मिताली को देख प्रिंसिपल रुड आवाज में बोले, आज का तमाशा बहुत हो गया, अब जाओ यहां से। ये बोलकर वो भी चले गए। वहीं मिताली और प्रिया को इतना इंसल्टिंग कभी फील नहीं हुआ था। वो दोनों भी कॉलेज से निकल गई और टैक्सी में बैठकर वहां से चली गई। लेकिन दोनों के दिलो दिमाग में बस नितारा जी और निहिरा के लिए नफरत चल रही थी, जो पता नहीं आगे चलकर और कितना बड़ा रूप लेगी। और उनकी इस नफरत से उन दोनों का क्या नुकसान होगा वो तो आगे पता चलेगा। हर्षद जी, नितारा जी और निहिरा कार में बैठकर राजवंश विला के लिए निकल गए। कार में निहिरा हर्षद जी और नितारा जी के बीच में बैठी हुई थी। उसने हर्षद जी के बाह पर सर टिकाया हुआ था। वो शांति से बैठी थी। नितारा जी को लगा वो उदास है, इसलिए वो बोली, प्रिंसेस रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, अब सब ठीक हो गया है। निहिरा ये सुनकर उनकी तरफ देखकर बोली, मम्मा, वो प्रिया ने सबको हमारे बारे में कितना गलत बोला, हमने तो कुछ किया ही नहीं था।
हम तो इतने सालों बाद यहां आए हैं। वो उन दोनों को गिल्ट में रखना चाहती थी ताकि ये दोनों फिर से उन दोनों माँ बेटी के ड्रामे में नहीं फंसे। हर्षद जी ये सुनकर बोले, बेटा जो हो गया वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे से हमारी यही कोशिश रहेगी कि वो दोनों आपके आसपास भी ना भटके और ना आपको हर्ट करे। फिर उसका ध्यान हटाते हुए बोले, और अब ये सैड फेस को हटाओ और स्माइली फेस लाओ, हमें हमारी प्रिंसेस ऐसे ही पसंद है। नितारा जी ये सुनकर बोली, फर्स्ट टाइम आपके डेढ़ा ने कुछ सही कहा है। हर्षद जी उन्हें घूरते हुए बोलते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ही सही तो कहा, तुमने तो वो भी कभी नहीं कहा। नितारा जी उन्हें गुस्से से घूरती है। वहीं उन दोनों की नोक झोंक देखकर निहिरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, आई लव यू बोथ सो मच। उसकी बात सुनकर और उसका स्माइली फेस देखकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो दोनों उसे साइड से हग करते हुए बोली, आई ऑल्सो लव हमारी प्रिंसेस। फिर ऐसे ही तीनों बातें करते रहते हैं। इस बीच निहिरा को नींद आने लगी तो वो हर्षद जी की बाह पर ही सर टिकाकर सो गई। थोड़ी देर बाद राजवंश विला उनकी कारों का काफिला आकर रुका। हर्षद जी सोती हुई निहिरा को गोद में उठाकर अंदर की तरफ चले गए। वहीं नितारा जी भी उनके पीछे चली गई। हर्षद जी निहिरा को लेकर उसके रूम में आए और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया, जिससे निहिरा नींद में कुड़मुड़ाने लगी, जिसे देखकर नितारा जी उसका सर सहलाने लगी, जिससे वो गहरी नींद में चली गई। क्योंकि वो रात को इतनी लेट सोई थी और ऊपर से ये सब ड्रामा होना उसे थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए वो सुकून से सो रही थी। नितारा जी ये देख जर उसके सर पर किस्सा कर कर हर्षद जी की तरफ देखकर बोली, हर्ष, हमने सालों पहले कितनी बड़ी गलती कर दी थी अपनी प्रिंसेस को दूर कर कर। हमने उनका सारा बचपन, शरारतें सब मिस कर दी। ऊपर से जब वो हमें मिली है तब से बस हर कोई उन्हें सुनाता ही रहता, हर्ट करते रहता है। हर्षद जी ये सुनकर बोले, गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई थी। तुम तो बीमार थी लेकिन मैं तो ठीक था। मुझे तुम्हारे साथ प्रिंसेस का भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्हें मोम डैड के पास भेज दिया ताकि उनका बचपन खत्म ना हो, और मिताली और प्रिया को भी यहाँ मैंने ही रखा था, और इस वजह से मेरी प्रिंसेस और तुम कितना हर्ट हुई हो। सारी गलती मेरी थी। नितारा जी ये सुन जर बोली, हर्ष, आपकी कोई गलती नहीं थी, बस उस वक्त हालत गलत हो गए थे और हालतों को सुधारना हर्षद राजवंश को बहुत अच्छे से आता है, ये पता है मुझे। वो अपने हर्ष को जानती थी। हर्षद जी के चेहरे पर उनकी बात सुनकर स्माइल आ गई और वो बोले, ये तो सही कहा, अब देखता हूं कौन मेरी प्रिंसेस को हर्ट करता है। अगर किसी ने कोशिश की तो बरसों पुराने हर्षद राजवंश से मिलेंगे जो इन सालों में खुद को रोके बैठा है। लेकिन जब बात मेरी नितारा और हर्षद की निहिरा पर आएगी तो फिर से हर्षद राजवंश अपने असली रूप में आएगा। नितारा जी ये सुनकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, ये हुई ना मेरे पुराने वाले हर्ष की बात, और ये बात मुझ पर भी लागू होती है। अगर हर्ष पुराने वाला बनेगा तो नितारा को भी तो पहले जैसा बनना पड़ेगा, वरना हर्ष को कौन संभालेगा। हर्षद जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो कुछ बोलते उससे पहले ही निहिरा हिलने लगी, क्योंकि उनकी बातों से उसकी नींद में खलल पड़ रही थी, जिसे देखकर इस बार हर्षद जी उसका सर सहलाने लगे और वो फिर से नींद में चली गई, जिसे देखकर नितारा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं उन दोनों को सुकून में देखकर हर्षद जी की दुनिया में खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन कोई इसे ही ग्रहण लगाने की बात कर रहा था। बिरला विला मिताली और प्रिया कॉलेज से निकलकर सीधे संजय बिरला के पास गई, क्योंकि उसका अलावा उन दोनों के पास अभी कोई ठिकाना नहीं था और हर्ष भी बाहर गया हुआ था। ऊपर से अनु, उसकी कजन, तो पता नहीं उसने कितने कान भरे होंगे, उसे फिर से प्रिया को कंट्रोल में लेना होगा। इसीलिए अभी उसके पास ना जाकर वो संजय जी के घर आ गए, क्योंकि वो उनके हर प्लेन के हिस्सेदार थे। मिताली जी और प्रिया दोनों अंदर आए, जहां पर संजय जी वहां बैठे हुए थे। उन्हें देखकर वो बोले, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? मिताली जी सोफे पर बैठते हुए बोली, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। संजय जी ये सुनकर बोले, इसका क्या मतलब है? मिताली जी गुस्से से बोली, उस नितारा राजवंश ने हमें घर से निकलवा दिया, सिर्फ इस लड़की की बेवकूफी की वजह से। उन्होंने प्रिया को देखा जो सर झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि उसे संजय जी से डर लग रहा था कि अब क्या होगा। संजय जी उनकी बात सुनकर गुस्से से बोले,
जो भी कहना है साफ शब्दों में कहो। मिताली जी ने यह सुनकर कॉलेज में हुए हंगामे की सारी बातें बता दी। इसी के साथ चाटक करती की आवाज आई। इस बार यह थप्पड़ प्रिया को नहीं बल्कि मिताली जी को मारा गया था। वो भी संजय जी ने मारा था। संजय गुस्से से बोले, तुम इतनी आसानी से यहां आ गई कहां था? कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस लड़की को कंट्रोल में रखो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस खुद से मतलब था। सारे प्लेन पर पानी फेर दिया। प्रिया ये देखकर जल्दी से वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ चली गई। इस घर में उसका भी एक कमरा था। उसे डर लग रहा था क्योंकि उसे अब संजय जी से थप्पड़ नहीं खाना था, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था कि उस निहिरा की वजह से सब गड़बड़ हो गई थी। संजय जी मिताली जी को एक और थप्पड़ मारते हुए बोले, बेवकूफ औरत, कुछ भी कर और वापस उस घर में जा वरना सब खराब हो जाएगा। मिताली जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो संजय जी को कुछ बोल सके, क्योंकि अब राजवंश नहीं थे तो उनके ऐशो आराम वो ही उठाते, इसलिए वो अब उनको नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मिताली जी धीमी आवाज में बोली, अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं फिर से राजवंश विला जाने की कोशिश करूंगी। संजय जी गुस्से से उनके बाल पकड़कर गुस्से से बोले, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हें जान से मारने में मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। तुम बस वो मोहरा थी जिसके जरिया हम उस हर्षद और नितारा को अलग करना चाहते थे, क्योंकि जब तक वो अलग नहीं होंगे तब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी जिंदगी में वापस जाओ, वरना मरने के लिए तैयार रहना। वो उनका चेहरा झटक कर बाहर की तरफ चले गए। मिताली जी को संजय जी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पास रखा फ्लावर वॉश जोर से जमीन पर मार दिया और गुस्से से मगर नफरत भरी आवाज में बोली, आज मेरे साथ जो भी हुआ है इसका हिसाब तो तुम दोनों, मां नितारा, बेटी निहिरा को देना पड़ेगा। इस बार हर्षद सिर्फ मेरा होगा और मैं बनूंगी एक मोहरे से रानी जिसका सब पर राज चलेगा। सब मेरा आगे सर झुकाएंगे। ये दिन मिताली बोहरा जल्दी लेकर आएगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो नफरत की आग में जल रही थी। उन्होंने नितारा जी और निहिरा को बर्बाद करने की ठान ली थी और शायद इससे अनजान हमारी निहिरा सुकून से सो रही थी। राजवंश विला दोपहर 2 बजे। निहिरा का रूम। निहिरा अपने कमरे में सो रही थी। उसकी पलकें हिलने लगीं। उसने अपनी आंखों खोली और बेड पर बैठकर अपनी आंखें मलने लगी। फिर इधर उधर देखा। उसे आज हुई सारी बातें याद आ गईं, जिनसे उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो बोली, आज तुम दोनों को घर से निकाला है, बहुत जल्द तुम दोनों को इस दुनिया से भी निकाल देंगे। ये बोलकर वो उठी और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद वो टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए बाहर आई और बालकनी में चली गई। उसके चेहरे पर ठंडी हवा की लहर लगी। उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं। उसने फिर से आंखें खोलीं और आगे आई। सुहाना मौसम हो रहा था, साथ में ठंडी हवा, रिमझिम बारिश, सब बहुत खूबसूरत लग रहा था। निहिरा बालकनी में खड़ी उस बारिश की बूंदों को अपने हाथों में रखकर उसे ऊपर उड़ा देती। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसे आद्विक के साथ अपनी पहली बारिश की याद आई, जिससे उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो बोली, आप मेरी इस नई जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा हो। निहिरा अंदर आई और अपने बैग को ढूंढने लगी, जो उसे सोफे पर रखा दिखा। उसने आगे बढ़कर उसमें से अपना फोन निकाला और देखा तो उसमें आद्विक का एक भी फोन नहीं आया था। वो मुंह फुलाकर बोली, एक भी कॉल नहीं किया। फिर सोचते हुए बोली, और जब हम यहां आ रहे थे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। उसके दिमाग में सुबह की आद्विक के साथ वाली सारी बातें घूम गईं, जिससे वो अपने सर पर मारती हुई बोली, ओ गॉड नी, आपने ये क्या कर दिया। शिट, इन दोनों चुड़ैलों से बचने के चक्कर में मिस्टर बॉयफ्रेंड को नाराज कर दिया। वो उसके चेहरे कर हर भावों को समझती थी, लेकिन कल जल्दी और टेंशन की वजह से ध्यान ही नहीं दिया था। निहिरा टेंशन से बोली, इसलिए ही फोन नहीं किया ना। अब क्या करे, हम ही कॉल कर दे क्या? हाँ, कर ही देते हैं। ये बोलकर उसने आद्विक को कॉल लगा दिया। ठाकुर एम्पायर मीटिंग रूम में माहौल बहुत ही खतरनाक था। वहां मौजूद लोगों की डर से हालत खराब हो रही थी, क्योंकि सामने आद्विक सिंह ठाकुर, जिसने ब्लैक बिजनेस सूट के साथ ओवरकोट और चेहरे पर मास्क पहना था, वो अपनी सर्द नजरों से उन सबको ही गुस्से से घूर रहा था।
क्योंकि इन लोगों से एक प्रोजेक्ट की डिटेल इनमें से किसी ने लिख कर दी थी। वहीं आद्विक का ऑरा ही ऐसा था कि सब लोग डरे हुए थे। यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट थी, लेकिन इसी शांति को भंग करते हुए एक आवाज आई, रिंग रिंग। वहां मौजूद सभी लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि आद्विक को बिल्कुल नहीं पसंद था कि किसी भी मीटिंग में किसी भी तरह से डिस्टर्ब हो। इसलिए सब फोन साइलेंट कर आते थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उन्होंने आज गलती कर दी थी। शायद इसलिए ही फोन बजा था। आद्विक फोन की रिंगटोन की आवाज सुनकर नजरें सर्द हो जाती है, क्योंकि ये उसी का फोन था जो पूरब के पास था। वहीं पूरब भी उसकी नजरें खुद पर पाकर डर गया, क्योंकि वो मीटिंग की हड़बड़ी में आद्विक का फोन साइलेंट करना भूल गया था। उसे बहुत डर लग रहा था। तभी फोन कट गया, जिसे देखकर उसने राहत की सांस ली। तभी एक बार फिर फोन बजा। उसने जल्दी से साइलेंट करने के लिए उंगलियां चलाई। तभी उस पर फ्लेश हो रहे नाम को देखकर वो रुक गया। उसने राहत की सांस ली थी, क्योंकि उस इंसान का फोन था जो आद्विक का गुस्सा शांत करने और उसे उससे बचाने के काम आ सकता था। उसने बिना कुछ कहे आद्विक के सामने फोन कर दिया। वही आद्विक ने उस पर अपनी बेबी गर्ल का नाम फ्लेश होते देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा शांत हो गया। सब एम्प्लॉय ये देखकर हैरान हुए थे कि क्या सच में ये फोन आद्विक का था, क्योंकि ये पहली बार ही हुआ था उन्हें। उससे ज्यादा हैरानी तो इस बात पर हुई क्योंकि आद्विक ने पूरब के हाथ से फोन ले लिया था। आद्विक खुद पर सबकी नजरें महसूस कर पूरब से सर्द लहजे में बोला, 10 मिनट के अंदर अगर वो शख्स अपनी मर्जी से बाहर नहीं आया जिसने इंफॉर्मेशन लीक की है, 11वें मिनट वो होगा जिसकी उम्मीद तुम सबको है, क्योंकि आद्विक सिंह ठाकुर गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। ये बोलकर वो फोन लेकर चला गया। वहीं बाकी सभी उसकी धमकी सुनकर डर गए थे, क्योंकि वो आद्विक के कहर से अच्छी तरह से वाकिफ थे। आद्विक अपने केबिन में आया। इस बीच फोन 2 बार बजकर शांत हो गया था। तभी फिर से घंटी बजी तो उसने अपनी चेयर से सर टिकाकर सख्त आवाज में बोला, हम। निहिरा, जो कब से उसे फोन लगा रही थी, लेकिन उसके कॉल ना उठाने पर उसे लग रहा था कि वो उससे नाराज है। शायद इसलिए ही कॉल नहीं उठाया होगा, लेकिन जो भी हो, एक बार तो उसे जवाब देना चाहिए था। ऊपर से कॉल उठाया तो भी बस वो ये सुनकर शिकायती लहजे में बोली, कब से कॉल कर रही हूं, आप कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, बिजी थे क्या? आद्विक ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, निहिरा ये सुनकर धीमी मगर प्यारी आवाज में बोली, नाराज हो। आद्विक ये सुनकर सख्त मगर नाराजगी जताते हुए बोला, सुबह उसके लहजे से वो हर्ट हुआ था। निहिरा ये उसका हम सुनकर समझ गई कि जनाब ज्यादा ही नाराज है, इसलिए उसे मानना पड़ेगा। लेकिन सामने से, क्योंकि एक वो उसके सामने भी बहुत कम बोलता था, ऊपर से नाराजगी की वजह से बस हम किए जा रहा था। अगर वो उसके सामने हो तो उसे मानना आसान होगा, और वो उसका चेहरा और आंखें देखकर ही उसकी फीलिंग जो वो नहीं कहता था वो समझ जाएगी। बस यही सोचकर वो प्यारी सी आवाज में बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, आप हमारे साथ लंच डेट पर चलोगे? उसे मानने के लिए लंच डेट का ही याद आया था। आद्विक ये सुनकर सख्त आवाज में बोला, हम। निहिरा चिढ़ गई ये हम सुनकर, लेकिन अभी वो नाराज था, उसे मानना जरूरी था, इसलिए वो बोली, ठीक है, हम आपको एड्रेस मैसेज कर देते हैं, आप आ जाना, ओके बाय। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं आद्विक गुस्से से फोन को घूरने लगा, क्योंकि उसे अपनी बेबी गर्ल से बात करनी थी, लेकिन उसने फोन रख दिया। लेकिन उसके साथ लंच की बात सुनकर ही उसका गुस्सा शांत हो गया। तभी पूरब उसके पास आया और बोला, पता चल गया है वो कौन है? आद्विक ने हाँ में सर हिलाया। दोनों टॉप फ्लोर की लिफ्ट से नीचे की तरफ चले गए। अंडरग्राउंड एरिया, उनकी लिफ्ट अंडरग्राउंड एरिया में आकर रुकी। उसमें से निकलकर कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे, तभी वहां पर किसी की दर्द भरी चीखों की आवाजें गूंज रही थीं, जिसे सुनकर आद्विक की आंखों में क्रूरता नजर आने लगी। आद्विक ये सुनकर उस तरफ बढ़ गया। वहीं पूरब ये देखकर बोला, आज फिर आद्विक का क्रूर रूप देखने को मिलेगा। ये बोलकर वो भी उसके पीछे चला गया। आद्विक अंदर आया तो उसे देखते ही गार्ड, जो सामने पड़े 2 आदमियों को गर्म किल वाले बेल्ट से बेरहमी से पिट रहे थे, आद्विक को देखते ही वो रुक गए और सर झुकाकर खड़े हो गए।
वहीं आद्विक उन दोनों आदमियों को देखते हुए सर्द नजरों से देखकर अपने गार्ड को देखा तो उनमें से एक बोला, सर, इन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। आद्विक ये सुनकर सर्द नजरों से उन दोनों आदमियों को देखा और नीचे झुककर उस आदमी के बाल बेरहमी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया, जिससे वो आदमी दर्द से तड़पते हुए बोला, सर, माफ करो दो, गलती हो गई। आद्विक ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, आद्विक सिंह ठाकुर धोखे देने वाले को कभी नहीं बख्शता है। ये बोलकर वो उस आदमी का सर जमीन पर तेजी से पटक देता है, जिससे उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठती है। वो एक गार्ड को इशारा करता है तो वो उसके हाथ में छोटी तलवार दे देते हैं, जिसका आकर एक चाकू के जितना था, लेकिन इसकी धार बहुत ज्यादा थी। आद्विक के हाथ में तलवार देखकर उन दोनों आदमी डर से कांपने लगते हैं। वही आद्विक की आंखों में चमक आ जाती है। वो उस आदमी की उंगलियों पर बड़े खतरनाक तरीके से उंगलियां घुमाने लगता है, जिससे उस आदमी की डर से हालत खराब हो रही थी। वही आद्विक ने उस चाकू को उसकी उंगलियां काट दी, जिससे वो दर्द से तड़पने लगा, जिससे उसकी चीख निकलने लगती है। लेकिन उसकी चीखों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। आदमी तड़पते हुए गिड़गिड़ाकर बोला, सर, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं पैसों की लालच में आ गया था, इसलिए मैंने वो डिटेल लिख कर दी थी। प्लीज माफ कर दीजिए, अब कोई गलती नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। आद्विक ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, माफी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। हूँ झूठा कहीं का निहिरा के आगे तो सब डिक्शनरी में आ जाते हैं। एक आद्विक ने ये बोलकर उसके गले पर चाकू चला दिया, जिससे कुछ छींटे उड़कर उसके मास्क पर लग गए थे, लेकिन आद्विक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही वो दूसरा आदमी की डर से हालत पतली हो गई थी। वहीं आद्विक उसकी तरफ घुमा और उसके सीने पर खंजर मार दिया। उस आदमी की चीखें गूंजने लगी। वहीं आद्विक उस खंजर को घुमाने लगा और झटके से उसे खींच लिया और उस खंजर को गार्ड की तरफ कर दिया। वही गार्ड ने भी जल्दी से वो ले लिया। वहीं आद्विक वहां से निकलकर एक रूम में चला गया ताकि खुद को क्लीन कर सके। वो ऐसे ही तो अपनी बेबी गर्ल के पास नहीं जा सकता था। राजवंश विला नेहरा ने आद्विक से बात करने के बाद नितारा जी और हर्षद जी के रूम की तरफ बढ़ गई और बोली, मम्मा डेढ़ा। नितारा जी ने उसकी आवाज सुनकर जल्दी से गेट खोला और बोली, प्रिंसेस, आप ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? हर्षद जी भी बोले, प्रिंसेस, क्या हुआ बच्चा, आप ठीक हो? नेहरा ये सुनकर बोली, मम्मा डेढ़ा, हम ठीक हैं, वो हम आपसे कुछ पूछने आए थे। नितारा जी ये सुनकर बोली, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक है? नेहरा हिचकिचाते हुए बोली, वो हमें। उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताए। हर्षद जी ये देखकर बोले, बच्चा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो कहना है हमें बताओ। नेहरा ये सुनकर अटकते हुए बोली, वो हम अपनी फ्रेंड से मिलने जाएं। नितारा जी ये सुनकर बोली, फ्रेंड? उन्हें लग रहा था कि इतनी जल्दी कैसे फ्रेंड बन गई। नेहरा ये सुनकर बोली, वो हाँ, मिनी और नव्या दोनों बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमारी हेल्प भी की थी, हम उनसे मिलने जाएं प्लीज। वो मासूमियत से उन दोनों को देख रही थी। है नितारा जी कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षद जी बोले, ठीक है, आप अपनी फ्रेंड के साथ जाओ और एंजॉय करो। नेहरा ये सुनकर खुश हो गई और उनके गले लगकर बोली, यू आर द बेस्ट डेढ़ा। हर्षद जी ने उसके सर पर किस्सा कर दिया और नेहरा वहां से भागते हुए चली गई। वहीं नितारा जी बोली, लेकिन हर्षद जी उन्हें देखकर बोले, तारा, इससे प्रिंसेस का मूड ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि प्रिंसेस को कोई प्रॉब्लम हो या वो दुखी। नितारा जी बोली, लेकिन हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अगर वो दोनों लड़कियां गलत हुई तो? एक मां है, वो अपने बच्चे का अच्छा ही सोचती। हर्षद जी ये सुनकर बोले, नितारा, डोंट वरी, मैं उन दोनों की इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगा और हमारे गार्ड तो है ही प्रिंसेस के साथ। नितारा जी, हाँ, मैं सर हिला दिया। वो बोली, हाँ, लेकिन आप जानते हैं ना, किसी और के गार्ड भी प्रिंसेस को फॉलो कर रहे हैं। हम उनका मोटिव नहीं जानते हैं, बस इसलिए ही फिक्र हो रही है। दरअसल आद्विक के नेहरा को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये बात नितारा जी और हर्षद जी को अपने गार्ड से आज ही पता चली थी, इसलिए बस वो परेशान थी कि आखिर ये कौन है। हर्षद जी ये सुनकर बोले, रिलैक्स हो जाओ, वो जो कोई भी है वो बस प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसने कोई हार्म नहीं किया है। नितारा जी ये सुनकर उन्हें देखने लगी तो हर्षद जी बोले, सही कह रहा हूं, ये गार्ड प्रिंसेस को चोट नहीं पहुंचाएंगे,
बल्कि वो प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज सुबह कॉलेज में जो हुआ था उस वक्त भी वो गार्ड वहां मौजूद थे और प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। नितारा जी ये सुनकर बोली, आप इस बात को इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो प्रिंसेस को हार्म नहीं करेगा? मुझे अपनी बच्ची को नहीं खोना है। हर्षद जी ये सुनकर बोले, मुझ पर भरोसा रखो, मैं प्रिंसेस या तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा ना, तुम दोनों को खुद से दूर करने दूंगा। समझ गई? और मैं पता लगा रहा हाँ वो किसके गार्ड है। नितारा जी को उन पर पूरा यकीन था, वो कभी गलत नहीं होने देंगे। निहिरा का रूम। निहिरा अपने रूम में आई, बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आई और क्लोजेस्ट रूम में चली गई। उसने वहां से कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और पहन लिए। फिर वो मिरर के सामने जाकर अपने बाल कोम्ब करने लगी और निहिरा ने रेडी होकर खुद को मिरर में देखा। उसने इस वक्त व्हाइट स्कर्ट, ब्लू ग्रिनिस, पतली स्ट्रिप का क्रॉप टॉप, व्हाइट शूज, खुले बाल, होठों पर लिप ग्लोस ही लगाई थी क्योंकि उसकी स्किन पहले से ही सुंदर है। कानों में छोटे छोटे ईयरिंग, गले में एक चेन, हाथ में ब्रेसलेट, वो कुल मिलाकर बहुत सुंदर लग रही थी। निहिरा के लुक की पिक्चर कमेंट सेक्शन में है, देख लीजिएगा। निहिरा ने अपना बैग और मोबाइल लिया और अपने रूम से निकल गई। वही और नीचे आई तो हर्षद जी और नितारा जी मिल गए। वो जाने लगी तो हर्षद जी ने और नितारा जी ने 2 कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिए। वही निहिरा खुश हो गई थी। उसने उन्हें बैग में रखा और बाएं बोलकर वो खुशी खुशी चली गई। वही वो दोनों भी उसे खुश देखकर खुश हो गए और अपने रूम में जाकर अपना काम करने लगे क्योंकि आज के कांड की वजह से वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर जो आ गए थे, जो उन्होंने फिनिश करने का सोचा था। निहिरा विला से बाहर आई तो वहां एक ड्राइवर कार के साथ खड़ा था। ये देखकर वो समझ गई तो वो उसने बैठ गई और उस ड्राइवर को होटल का पता बता दिया था, इसीलिए उनकी गाड़ी वहां जाने के लिए रवाना हो गई। आधे घंटे बाद सनराइज होटल, काल्पनिक नाम निहिरा की कार होटल के पार्किंग में आकर रुकी। वो उतरकर अंदर चली गई और रिसेप्शन पर आकर अपने जरिए ऑनलाइन बुक किए हुए स्वीट का एड्रेस पूछकर उस तरफ चली गई। वहीं सबकी नजर उस पर ही थम रही थी। आखिर वो इतनी खूबसूरत जो लग रही थी, लेकिन निहिरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी स्वीट में आ गई जो कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर का लास्ट रूम था। निहिरा उसमें आई और इधर उधर देखने लगी। उसे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। उसने आद्विक को होटल का एड्रेस तो पहले ही भेज दिया था, अब स्वीट रूम नंबर भी मैसेज कर दिया और खुद उसके आने का वेट करने लगी। 10 मिनट बाद सनराइज होटल के पीछे वाले गेट पर एक साथ कई कारों का काफिला आकर रुका। उसमें से सबसे पहले गार्ड बाहर आए जो कि आद्विक के थे। उनमें से एक गार्ड ने गेट खोला तो आद्विक सिंह ठाकुर अपनी रोबदार सख्त शख्सियत के साथ बाहर आए। इस वक्त उसने एक ब्लैक बिजनेस सूट, उस पर लॉन्ग कोट, एक न्यू मास्क, इसमें उसका ऑरा बहुत अच्छा लग रहा था। आद्विक के लुक की पिक्चर कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा। आद्विक होटल की तरफ बढ़ गया। वही उसके पीछे पीछे उसके गार्ड भी चलने लगे, जिसे देखकर आद्विक ने हाथ दिखाकर रोक दिया, जिससे वो सब रुक गए। वहीं 2 गार्ड ही अंदर आद्विक के साथ गए थे कि अंदर आया और लिफ्ट में चला गया। गार्ड ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। 2 मिनट बाद उनकी लिफ्ट रुक गई। वहीं आद्विक स्वीट रूम में बाहर आकर खड़ा हो गया। वही एक गार्ड ने वहां के बेल बजाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिससे आद्विक की नजरें सर्द हो गईं। उसने एक गार्ड को इशारा किया तो वो जल्दी से की कार्ड लेने के लिए भाग गया और वो जल्द ही वापस आया और वो गेट खोल दिया। वही गेट के खुलते हुए आद्विक अंदर जाने लगा, जिसे देखकर वो 2 गार्ड भी अंदर आने लगे, जिसे देखकर आद्विक का दिमाग खराब हो गया क्योंकि अंदर उसकी बेबी गर्ल होंगी और इन 2 की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। वो सर्द मगर गुस्से से बोला, गेट आउट। गार्ड उसकी ऐसी आवाज सुनकर जल्दी से पीछे हट गए। वहीं आद्विक ने उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया, जिससे वो दोनों गार्ड डर गए और चुपचाप वहां गेट के बाहर ही खड़े हो गए। स्वीट रूम में आद्विक अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर बेड पर गई, उसकी नजरें सर्द हो गईं, क्योंकि निहिरा पेट के बल उलटी बेड पर लेटी हुई थी। उसके कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे। वो शायद उसके इंतजार में म्यूजिक सुनकर अपना वक्त निकाल रही थी। इसी के साथ वो अपनी गोरी टांगे हिला रही थी, जिससे आद्विक की नजर सर्द हो गई, क्योंकि वो सोचने लगा कि जब उसकी बेबी गर्ल अंदर आई होंगी तो कितने लोगों ने उसे देखा होगा। यही सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था।
ऊपर से वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। 5 मिनट बाद निहिरा जो म्यूजिक सुनते हुए अब बोर हो गई थी, ऊपर से आद्विक अभी तक नहीं आया था, जिससे उसका मुंह फूल गया। उसने म्यूजिक बंद किया और हेडफोन हटाकर बेड पर बैठते हुए मुंह फुलाकर बोली, हूं, अभी तक नहीं आए, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आद्विक जो सोफे और बैठा हुआ गुस्से से और सर्द नजरों से उसे ही घूर रहा था। इस बीच उसने अपना लॉन्ग कोट, मास्क, टाई, कोट उतार दिया था। उसके शर्ट की स्लीवर्स भी कोहनी तक फोल्ड की हुई थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि निहिरा ने अभी तक उसे नहीं देखा था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर सर्द आवाज में बोला, बेबी गर्ल। निहिरा अपना नाम सुनकर चौंक गई। उसने झट से साइड में बैठे हुए आद्विक को देखा। वो हैरान हो गई क्योंकि उसने गेट अच्छे से लॉक किया था, तो वो अंदर कैसे आया। वो अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, आप कब आए और अंदर कैसे आए। आद्विक उसे गुस्से से घूर रहा था। निहिरा को यह अजीब लगा क्योंकि वो अभी अनजान थी कि उसने क्या कर दिया है। वो मन में बोली, अब इन्हें क्या हो गया, ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं। वो बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ गई और उसके सामने खड़े होकर कमर पर हाथ रखकर प्यारी सी आवाज में बोली, आप हमें ऐसे गुस्से से क्यों घूर रहे हो। वो उसकी आंखें देखकर इसकी फीलिंग समझ जाती थी। इस बात पर उसे भी हैरानी होती कि जिसे बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते, वो सिर्फ उसकी आंखों से उसके हाल जान जाया करती थी। आद्विक उसकी बात सुनकर उसे पकड़कर खुद के ऊपर खींच लेता है, जिससे वो सीधा उसकी गोद में आकर गिरती है। वो उसकी कमर कसकर पकड़ लेता है और सर्द मगर गुस्से वाली आवाज में बोलता है, हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़े पहने की। वो उसके लिए पॉजिटिव था। वो नहीं चाहता था कि उसके सिवा उसकी बेबी गर्ल को कोई और देखे। निहिरा जो उसकी इस हरकत से हैरान थी, जैसे ही वो संभल कर बैठी उसके कानों में उसकी ये बात सुनाई दी। वो कंफ्यूजन से खुद को देखकर उसे देखकर मासूमियत से बोली, लेकिन इसमें हम अच्छे लग रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अच्छी तो लग रही थी। आद्विक निहिरा की ये बात सुनकर उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है, जिससे निहिरा की आह निकल जाती है क्योंकि उसे इतनी टाइट पकड़ से दर्द हुआ था। वो कुछ बोलती उसे पहले ही उसकी सांस अटक गई क्योंकि आद्विक ने अपना दूसरा हाथ उसकी खुली थाई पर रख दिया और अपने हाथ वहां चला रहा था। साथ ही उसके होंठ निहिरा के गोरे खुले कंधे को चूम रहे थे, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। पेट पे अजीब सी गुदगुदी ही रही थी। वहीं अब निहिरा को अब समझ आ गया कि इन कपड़ों में उसे क्या प्रॉब्लम लगी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।